हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। टीजीटी सोशल साइंस की सिविक्स की क्लास नंबर है ये 2 और प्लेलिस्ट अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। बाकी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कोई वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो चलिए, आपने प्रीवियस जो क्लास है उसमें देखा होगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर सिचुएशंस को हैंडल करने के जो तरीके हैं अलग अलग कंट्री के अलग थे। यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में बेल्जियम और श्रीलंका की बात की थी, वहाँ पे इन दोनों कंट्रीज की। वहाँ पर जब बात आई डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोगों को ऐसा लगा कि हमें पावर हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि हाँ, आप इस देश के नागरिक हैं और आपका पार्टिसिपेशन है। और दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनमें सिचुएशन अलग थी, तो सरकार का जो सिचुएशन हैंडल करने का तरीका था उस वजह से कहीं पर तो यूनिटी आई कंट्री के अंदर, कहीं पर कंट्री में बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह देखने को मिले। तो चलिए अब हम क्लास नंबर 2 में देख लेते हैं फेडरलिज्म, जिसका मतलब होता है संघवाद। देखिए, ये जो संघवाद होता है ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का ही एक तरीका है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि फेडरलिज्म जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, यानी संघवाद शब्द का क्या अर्थ है। इसके अलावा संघवाद जो कॉन्सेप्ट है, देखिए संघवाद क्या होता है, ये एक तरीके का सिस्टम होता है गवर्नमेंट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा भी होगा ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ठीक है, वर्टिकल जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इसी कैटेगरी में लाया जाता है, जिसमें पहले केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार, फिर पंचायती राज, मतलब 2 से ज़्यादा जहाँ पे लेवल होंगे वहाँ पे संघवाद उसको गवर्नमेंट बोला जाएगा। तो भारत जो है वो उसमें संघवाद वाला ये सिस्टम फॉलो होता है। तो संघवादी जो व्यवस्था होती है इसमें ऐसा है कि एक ही गवर्नमेंट के एक ही ऑर्गन के पास नहीं है, या फिर एक पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास ही सेंटर में ही सीमित नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पूरे देश में अलग अलग लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है पावर्स को। देखिए, ये सिस्टम लाना कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, ये हमें इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। बाकी हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन पॉलिसी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिन पॉलिसीज़ के थ्रू फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है, इस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती प्रदान हो और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बने और इसको सही तरीके से व्यवहार में लाया जाए। देखिए, एक चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है सरकार कैसी भी हो, सरकार किस तरीके की है। सबसे पहले तो मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि सरकार जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, और उसमें भी रिपब्लिक है, रिपब्लिक नहीं है, ये तो मैटर करता ही है। साथ ही साथ से सिर्फ सरकार नहीं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे। अगर सरकार को हमेशा बुराई देने से कुछ नहीं होगा, लोगों को अच्छा बनना पड़ेगा। जितने भी आप इंडेक्सेस देखते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ से लेकर इकोनॉमी से रिलेटेड इंडेक्सेस होते हैं, तो इन इंडेक्सेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किनका है? सिटीजन्स का। किसी देश के नागरिक जितना खुश होंगे, जितना सही होंगे, उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में जितना होगा, उतना ही देश वो विकसित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, उनको इनका विरोध करना चाहिए जब ज़रूरत हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ही गलत बताया जाए, सही चीज़ से आप तथ्यों को देखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। संघवादी व्यवस्था हम ठीक से देख लेते हैं। सिटीजनशिप जाग जाती है, पता नहीं क्यों बार बार हर लेक्चर में कि ऐसा होना चाहिए। चलिए फिर ठीक है, फेडरलिज्म देखते हैं क्या होता है। फेडरलिज्म जो है इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल के पास नहीं होती, सेंट्रल के पास तो होती ही है, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स के पास भी होती है जितनी भी कंट्री में है, और इनके बाद भी जो लेवल हो सकता है वो लेवल हो सकता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कितने लेवल वो चाहता है। लेकिन फेडरलिज्म जो कॉमन बात होती है वो ये होती है कि एटलीस्ट 2 लेवल तो होने चाहिए। अब इस शब्द को देख लेते हैं, फेडरलिज्म शब्द को, यानी संघवाद। देखिए, भारत के संविधान में संघवाद शब्द को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इस तरीके से कि भारत एक संघवाद व्यवस्था को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। संघवाद शब्द नहीं है यहाँ पर, जो शब्द है वो है राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ, इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है राज्यों का संघ। आगे पढ़ेंगे ना ये वाला टॉपिक तो समझ में आएगा आपको, राज्यों का संघ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि जो शब्द है इसको अगर देखें ठीक से, तो ये जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसकी उत्पत्ति
FOEDUS, FOIDUS इस शब्द से हुई है और इस शब्द का मतलब होता है समझौता। देखिए इस वर्ड को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, उसका मीनिंग क्या है। तो इस शब्द का मतलब होता है समझौता, या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कह सकते हैं अनुबंध। ठीक है, तो अनुबंध हो रहा है दो लेवल के बीच में, ठीक है, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में, इन दोनों लेवल पे समझौता हो रहा है, यानी जो शक्तियां हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा ना सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो वो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, इतनी सारी कंट्रीज देश में, वर्ल्ड में इतने सारे जो देश हैं, इतने सारे जो कंट्रीज हैं वो फॉलो करती हैं कौन सा सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यानी संघवादी सिस्टम। जहाँ पर संघवाद है वहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बातें समझ में आ जाएगा कि पावर जो है वह सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, यानी पावर का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए जा रही है और पूरे देश इसको फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट्स को भी पावर दी जाती है कि चलो तुम भी अपने स्टेट्स में कुछ कर लो, ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देखिए भारत में जो व्यवस्था है वो 3 लेवल पे है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय लेवल पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इससे पहले मैं एक बार श्रीलंका और बेल्जियम की सिचुएशन को आपको बता देती हूँ कि बेल्जियम में क्या हुआ था। बेल्जियम में संघवादी जो मॉडल है उसी को फॉलो किया गया था और वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेज में डिवाइड थी, ठीक है, अलग अलग एरिया में, वेलोनिया में और फ्लेमिश में अलग अलग डच और फ्रेंच भाषी लोग रहते थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ही एक अच्छा मॉडल बनाया। हालांकि वो मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन फिर भी उसने काम किया उस मॉडल ने, और लोगों को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करने में वो सक्सेसफुल रहा मॉडल। तो यही चीज़ होती है फेडरलिज्म की, जब पावर को बांट दिया जाता है तो सबको लगता है हमारे पास सारी पावर है। सपोज एक फैमिली में एक ही मेंबर को सिर्फ पावर दी जाए कि आपको ही सारे डिसीजन लेने हैं, आपको किसी से पता ही नहीं करना है कि ये चीज़ करनी है कि नहीं, तो क्या होगा, फैमिली में डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है भाई, एटलीस्ट पूछना तो ज़रूरी है। तो वही वाली बात है। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद जो है उसकी कुछ विशेषताएं हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली विशेषता है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसका कोई एक लेवल नहीं होता, जैसे सेंट्रल लेवल, एक से ज़्यादा लेवल होते हैं। यहाँ पर 2 लेवल की बात कही गई है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के, यानी सरकार का जो तरीका है रूल करने का वो सिर्फ एक के पास नहीं है पावर, वो एक से ज़्यादा लेवल के पास होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या विशेषता है इसकी। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स, यानी जो अलग अलग लेवल मैंने बोला है आपको, एक लेवल है, दूसरा लेवल है, ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, यानी एक ही तरीके के लोगों को, यानी पूरे देश के सिटीजन्स के ऊपर रूल करेंगे, अलग अलग लेवल, बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, यानी हर किसी के पास अपने अपने अलग अलग राइट्स होंगे, न्यायिक अधिकार होंगे, स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, अपने विधायी अधिकार होंगे, इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड राइट्स उनके और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड राइट्स भी अलग होंगे। यानी हर एक लेवल पे काम करने के जो शक्तियां हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होगी। जैसे कि प्रशासनिक जो शक्ति होगी वो हर लेवल के पास अलग होगी, इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड जो शक्ति होगी वो अलग होगी, विधायी शक्तियां हैं जो वो अलग होंगी, यानी रूल बनाने के लिए, जैसे कि सेंटर में तो संसद काम करती है पूरे देश के लिए रूल बनाने का, और विधानसभा और विधान परिषद जो है वो आपका काम करती है हर एक स्टेट में रूल्स बनाने का। ठीक है, जैसे कि आपका जो एजुकेशन है, ठीक है, उस पर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं हर एक स्टेट। और पता है इस चीज़ से फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ से ना पूरे देश में एक तरीके से कंपटीशन भी बना रहता है, मतलब कंपटीशन नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश में भी कुछ इंडेक्स जारी होते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला जो पढ़ाई में सबसे आगे स्टेट, या कह सकते हैं कि साक्षरता में सबसे आगे देश, या फिर टैक्स पे करने में, या बहुत तरीके के इंडेक्स होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो स्टेट है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, वहाँ पर भी कहीं पर ज़्यादा विकास हो रहा है, कहीं पर कम विकास हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, एक स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनाकर अपने पर्टिकुलर स्टेट को आगे बढ़ा सकता है ना। तो वही वाली बात है कि सेंटर ने तो बना दिया कानून, लेकिन स्टेट भी अपना अलग कानून बना सकता है प्रोग्रेस के लिए।
वो किसी के ऊपर नहीं कह सकता कि अरे हमें ये काम करने नहीं दिया, ठीक है। राज्य के पास अपनी खुद की पावर भी होती है। इसके अलावा वो न्यायिक अधिकार भी होते हैं। न्यायिक अधिकार का मतलब होता है यहाँ पर न्यायपालिका शक्ति, जिसमें कि आपको पता है कि हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सबके लिए है ही, पूरे देश के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है ही। हाई कोर्ट होते हैं अलग अलग स्टेट में, तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाई कोर्ट में सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड लेवल पे चलते हैं, थर्ड विशेषता पर चलते हैं। अधिकार होते हैं वो स्पेसिफाइड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं, यानी बता दिया गया है कि किसके क्या अधिकार हैं, ठीक है। थर्ड में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक लेवल जो है वो दूसरे लेवल के आड़े आ रहा है, यानी वो कह रहा है कि नहीं ये तुम्हारा राइट है, नहीं ये तुम्हारा राइट है। हर किसी के पास अपने तरीके से काम करने की शक्ति है और वो किसी को भी इंटरफेरेंस में नहीं कर सकता। संविधान में सरकार ने हर लेवल पे उसकी एग्जिस्टेंस दी है कि तुम्हारे पास ये काम करने की शक्ति है, ठीक है। ये वाली चीज़ है इसमें। फोर्थ पर आ जाते हैं, चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो हमारे देश के मौलिक प्रावधान हैं, जो हमारे देश के मौलिक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कोई एक ही सरकार यानी एक ही तरीके से, यानी कोई एक ही लेवल जो है वो चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ही लेवल की जो सहमति है वो करनी पड़ेगी। यानी कोई फंडामेंटल प्रोविजन अगर मौलिक प्रावधान चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल के हाथों में वो चीज़ होगी, उसके लिए उसको दूसरे लेवल के से भी बात करनी पड़ेगी, यानी उसकी सहमति भी इसमें ज़रूरी होगी। इसका मतलब है ये, ठीक है ना। फिफ्थ है, तो हो गया ना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स यानी कि जैसे कि हमारे देश में है हाई कोर्ट्स हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो हर एक लेवल पे अलग अलग कोर्ट है। इसके अलावा भी कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। इनसे नीचे लेवल पर सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद नीचे कोर्ट्स और भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो अदालत हैं उनके पास पूरा राइट होता है अपने अपने अधिकारों में रहकर काम करने का। और संविधान में भी ये चीज़ मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि हर एक लेवल पे गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे वो अदालत से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो हर एक लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी विवाद हो, ऐसी कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णायक भूमिका निभाएगा, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सुप्रीम कोर्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मान्यता किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट अपने अलग ही अधिकार क्षेत्र में काम कर सकता है। तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में ये चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। अलग अलग लेवल पर उनकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट आ जाइए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है सोर्सेज यानी स्रोत किस चीज़ के, रेवेन्यू के। यानी आप सपोज आप एक कंट्री है, कंट्री में लेवल तो अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे काम करने के लिए उनको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसे ऐसा थोड़ी ना कि केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया इतना सारा सारे स्टेट्स को, ये लो पैसा, तो इतने पैसे से क्या होगा। हर एक स्टेट के पास क्योंकि अपनी खुद की पावर है तो अपने खुद के रिसोर्स भी हैं, ठीक है। सोर्सेज भी अलग अलग हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करने के। तो जैसे कि इस चीज़ को लेके मैंने पहले पॉइंट में बता दिया गया है कि टैक्सेशन को लेकर, टैक्स को लेकर जैसे सेंटर के पास अलग पावर है, ऐसे स्टेट के पास भी अलग पावर है। स्टेट अपने टैक्स अपने स्टेट में अलग तरीके से लगा सकते हैं। और आपको पता भी है जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वहाँ से जाने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से स्टेट भी अपना टैक्स जो है वसूल करती है ताकि वो उस पैसे को अपने ही स्टेट में आगे काम में ला सके, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, कोई पॉलिसी बनानी हो तो इन सब चीज़ों में वो उस पैसे का यूज़ करती है, ठीक है। और ऐसा स्पेसिफाई किया गया है, ऐसा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली बिल्कुल उसको बता दिया गया है कि आपका फाइनेंशियल जो रिसोर्स है वो आपको कहाँ से पैसा लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय स्वायत्ता है इसको हम कहेंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है वित्तीय स्वायत्ता, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें हम बिल्कुल फ्री हैं। तो वित्तीय स्वायत्ता जो है ये निश्चित की गई है अलग अलग लेवल पे सरकार के, और इसको हम बोलेंगे टैक्सेशन को यहाँ पर राजस्व, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, राजस्व, टर्म्स याद रखेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने
पॉइंट नंबर 7 पर द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसके पास, हमारे फेडरल सिस्टम के पास दोहरे उद्देश्य होते हैं। कैसे? डुअल, यानी दोहरे उद्देश्य हैं इस सिस्टम के। पहला तो होता है जो देश है हमारा, जो कंट्री है, उसके लिए हमें क्या चीज़ इंश्योर करनी है? उसकी सिक्योरिटी, ठीक है। सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, यानी हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, ठीक है, और यहाँ पर यूनिटी भी बनी रहे, यानी एकता की जो भावना है ये भी पूरी तरीके से बनी रहे। वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी, इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास देखने को मिलती है, वो है क्षेत्रीय विविधता, ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय विविधता, क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधता और डाइवर्सिटी वाला देश है, तो उसका भी पूरा सम्मान हो, ये भी हमें ध्यान में रखना है। यानी हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटी को मेंशन करते हुए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हमने सबके ऊपर थोप दी है, जैसे कि लैंग्वेज की बात हुई। अगर ऐसा होता है तभी तो कंट्री टूटने की नौबत आती है। सपोज हम एक ही धर्म पूरे देश के लोगों पे लाद दें, या एक ही जो भाषा है वो पूरे देश के ऊपर लाद दें, कोई एक कल्चर है पूरे देश के ऊपर इक्वल कर दिया जाए, तो क्या होगा? जिनकी वो चीज़ नहीं है, जो वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहेंगे कि हमारा तो ये कल्चर ही नहीं है, तुम इस कल्चर को फॉलो क्यों करें। तो इसलिए हमारे देश में अलग अलग लेवल पे सरकार को राइट्स दिए गए हैं कि वो अपनी जो क्षेत्रीय विविधता है उसको भी बनाए रखे, उसका भी सम्मान करे। समझ गए होंगे आप, है ना। तो देश जो है सुरक्षित रहेगा जब सब साथ चलेंगे, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, सबका ही सम्मान होगा। इंसान को चाहिए क्या होता है? रिस्पेक्ट तो चाहिए होता है। रिस्पेक्ट के लिए तो इंसान मरता है। जब इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तभी आंदोलन होते हैं। रिस्पेक्ट अगर मिल जाएगी तो सब कुछ सही है ना। चलिए, ये हमने 7 पॉइंट्स देख लिए हैं जिनमें हमने बात की कि जो विशेषताएं हैं फेडरलिज्म की वो क्या क्या है। यानी एक फेडरल गवर्नमेंट अगर है तो उसमें ये चीज़ें होती है ही, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि हमने बात की कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि सबकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो। तो हर एक लेवल पे पावर दे दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट भी है, यानी जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है। तो इस बंटवारे पे सबसे पहली बात तो यही है कि गवर्नमेंट्स को सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ट्रस्ट की कमी है तो वहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा। अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे, जैसे आपने देखा भी होगा कि सेंट्रल और स्टेट को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स बने ही रहते हैं, चाहे वो नदी विवाद हो, चाहे वो कुछ और विवाद हो, तो ऐसे भी चीज़ें बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि स्टेट जो है, सेंटर जो है वो स्टेट को उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं दे पाता जितनी, या फिर उसके काम में बार बार अड़ंगी अड़ाता रहता है, चाहे उसको पता भी है, या फिर कई बार स्टेट भी ये चीज़ करता है। तो ये चीज़ जो ट्रस्ट वाली जो पॉलिसी है वो दोनों में बनी रहनी चाहिए, तभी देश प्रगति कर पाएगा। तो दोनों में सहमति वाली कंडीशन होनी चाहिए और भरोसा होना भी एक दूसरे के ऊपर ज़रूरी है। तो हम एक आइडल जो फेडरल सिस्टम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक आदर्श संघीय व्यवस्था क्या है जिसमें कि दोनों आपस में ठीक से बन के रहें, ठीक है। सेंटर भी और स्टेट भी दोनों आपस में पूरे ट्रस्ट के साथ काम करें। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ समझ में आई है। संघ की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है, पावर का जो बैलेंस है, ये तभी होगा जब सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस है वो अच्छे बने रहेंगे। तो सेंटर स्टेट को लेके अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में संबंधों का उल्लेख कहाँ पर है? पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है वो आपको बता देती हूँ। केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। जैसे कि पार्ट 11 में और पार्ट 12 में इन दोनों को लेकर इनकी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, इन तीनों ही रिलेशन को क्लियर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर में कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही रहना चाहिए और उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर सहमति और ट्रस्ट भी बने रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संघ जो है, कोई भी देश जिसमें कि ये व्यवस्थाई है, उसमें संघ बनाने की जो, यानी संघ की जो स्थापना की जाती है, स्टैब्लिश किया जाता है फेडरल सिस्टम, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं ना, तभी आप उस चीज़ को प्रेजेंट में समझ पाते हैं। तो किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है। तो संघ की स्थापना के टाइम में ही हम देखेंगे कि किसी देश को किस तरीके से स्थापित किया गया है, उसके पीछे उसके हिस्टोरिकल जो संदर्भ हैं उनको देखना ज़रूरी है। जैसे कि हम दो तरीके से देखते हैं, ठीक है ना, दो टाइप हैं इसके। पहला है आपका क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा है आपका
होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो इंडिया है वो इनमें से कौन से वाले सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। तो इस फेडरेशन का मतलब है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे जो राष्ट्र होते हैं, फ्री या फिर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ में लेकर जब एक बड़ा संघ बनाया जाता है, ठीक है, यानी छोटे छोटे राष्ट्रों को लेकर एक संघ बनाया, इसको बनाया गया एक संघ, यानी छोटे राष्ट्रों को साथ मिलाकर कमिंग टुगेदर यानी साथ मिलाकर एक संघ बनाया गया, उसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इस फेडरेशन में क्या होता है कि जो केंद्र है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितने कि प्रांत या फिर राज्य स्ट्रांग होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनको ज़्यादा किया जाता है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, कौन कौन सी कंट्री हैं। इसमें यूएसए शामिल है, इसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन से टाइप की फेडरेशन का हिस्सा है। तो ये है कमिंग टुगेदर, यानी साथ आकर जब एक फेडरेशन का निर्माण किया जाता है। अब देखिए छोटे छोटे स्टेट थे, फ्री स्टेट थे, इनको साथ में लेकर आए और फिर एक पूरा एक बड़ा राष्ट्र बना। इसकी विशेषता अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये है कि इसमें केंद्र जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, केंद्र जो है वो कम पावरफुल होता है और जो राज्य है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। आपको ये ध्यान रखना है, केंद्र के पास कम पावर होती है और राज्य के पास ज़्यादा पावर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि इसमें लिखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है टॉपिक की, ये समझने वाला टॉपिक। कमिंग टुगेदर यानी साथ आकर फेडरेशन बनाना। इसके एग्जांपल्स है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर कौन से होते हैं, प्रांत यानी स्टेट्स। सभी स्टेट्स को इक्वली पावर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा पावर इनको दी गई है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट पर। ये है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर यानी इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो जो सेंटर है यानी जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक देश है, समझना इसको, एक देश है और उसने अपने जो आंतरिक पार्ट है उसको क्या किया है, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, यानी अपनी जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको बना दिया गया है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनकी विविधता को, उनकी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। सपोज मुझे पता है मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं और अलग अलग स्टेट्स हैं सपोज, तो मुझे उनको हैंडल करने के लिए थोड़ी अलग पॉलिसी लानी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरीके से ही सब बच्चों को पढ़ा दूंगी, हर किसी के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ तो वेरिएशंस लाने पड़ेंगे ना अपनी पढ़ाने की चीज़ों में। तो वही है, अगर कोई स्टेट चाहता है, अगर कोई देश चाहता है कि उसका जो देश है वो पूरी तरीके से यूनिटी के साथ रहे, तो उसको उस देश की विविधताओं को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमारा भारत है, ठीक है, उसमें यही चीज़ फॉलो की गई है, होल्डिंग टुगेदर यानी सबको साथ में रखना, ठीक है। एक तो पहले वाला क्या था कि कमिंग टुगेदर यानी साथ में आए हैं, वो छोटे छोटे एक साथ बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या है, एक बड़े में से, बड़े राष्ट्र में से छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर दिया गया है। ये सिर्फ डिवाइड कर दिया गया है, इनको हटाया नहीं गया, इनको तोड़ा नहीं गया है, इनको सिर्फ अलग अलग पावर दे दी गई है और राज्यों में बांट दिया गया है, ठीक है। और इनको भी अलग अलग स्टेट्स को, ये क्या है, सब स्टेट्स ही तो हैं, इन स्टेट्स को भी अपनी इनकी खुद की पावर दी गई है और सेंटर के पास भी पावर है। लेकिन यहाँ पर बात क्या होती है, सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में, राज्यों के कंपैरिजन में। पहले वाले सिस्टम में कमिंग टुगेदर में राज्य के पास ज़्यादा पावर थी, केंद्र के पास कम थी। यहाँ पर इस वाले सिस्टम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में केंद्र के पास ज़्यादा पावर है और राज्यों के पास कंपैरेटिवली कम पावर है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट भी हो जाता है कई बार केंद्र के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। एग्जाम में आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको आपने जो समझा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक बड़े राष्ट्र में से जब छोटी छोटी इकाइयों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, अपनी खुद की विविधता बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए उसको बांट दिया जाता है और फिर उनको राज्यों को कुछ पावर दे दी जाती है। तो क्या हो जाता है, सत्ता का जो है वो बंटवारा हो गया है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने इंडिया बोल दिया आपको, भारत, एक यहाँ पर बेल्जियम का एग्जाम्पल हमने अभी देखा ही था
प्रीवियस अपनी वीडियो में, ठीक है। बेल्जियम, इसके अलावा स्पेन, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर फेडरल सिस्टम इस तरीके से चलता है, यानी होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरेशन है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और इसको ढंग से देख लीजिए। एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पार्ट है, तो आपको बता देना है भारत, बेल्जियम और स्पेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड distribution of legislative powers between union government and state governments, thus it contains three lists। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भारत में सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र सरकार है, उसके बाद स्टेट लेवल पे यानी राज्य सरकार है, उसके बाद फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे आपके पंचायती राज हो गया, इसके अलावा आपका नगर निगम, नगर पालिका। तो इस तरीके से तीन तरीके से, क्योंकि हमारा देश पावर को डिवाइड करता है तीन तीन लेवल पर, ऐसे ही उसने तीन लेवल पर और चीज़ों को भी डिवाइड किया है। जैसे कि वहाँ पर अगर हम बात करें न्यायपालिका की, वो अलग अलग लेवल पर अलग तरीके से काम करती है। दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव, यानी आपकी जो विधायिका है, कानून बनाने वाली जो शक्ति है, वो अलग अलग लेवल पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। तो उसका जो डिवीजन है पावर का, वो अलग तरीके से कर दिया गया है। क्योंकि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो, इसलिए इन तीनों की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया है। और तीन सूची बनाई गई है, तीन लिस्ट जारी की गई है। और ये तीन लिस्ट कौन सी हैं, देखते हैं आगे। हर एक लिस्ट में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, केंद्र के पास कुछ पावर है, कुछ राइट्स हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है, यानी संघ जो है, ठीक है, इसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलेंगे संघ सूची। तो संघ सूची के पास पावर बनाने का, संघ सूची के जो वाले जो सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर कोई भी रूल्स बनाने का जो काम है वो केंद्र के पास है। यानी इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन सिर्फ केंद्र ही ले सकता है, इसमें राज्य कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इंक्लूड्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, ये संविधान में मेंशन है, तो कोई भी राज्य इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे कि डिफेंस हुआ भारत के लिए, हमारी कंट्री के लिए, फॉरेन अफेयर्स हुआ यानी जो विदेश पॉलिसीज़ हैं, बैंकिंग जो है, इसके अलावा कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये जो है आपका, ये केंद्र के पास आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डिफेंस की, तो हमने बात कर ही ली है, और कस्टम ड्यूटी है, टेलीग्राफ है, या फिर आपका आयकर है, करेंसी, ये सब चीज़ें इस ही लिस्ट में आती हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन लिस्ट और हिंदी में बोला जाता है संघ सूची। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये केंद्र सरकार के अंडर आते हैं और उसी का ही पूरा राइट्स है इनके ऊपर कोई भी रूल बनाने का। सेकेंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यानी इसके अंदर भी कुछ विषय हैं, और इन विषयों के ऊपर रूल्स बनाने का जो काम है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। यानी हमारे देश में जितने भी अलग अलग स्टेट हैं उनके पास अलग अलग वो अपने हिसाब से इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉलिसी बना सकती हैं। जैसे कि लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, यानी इनका राष्ट्र बड़े लेवल से कोई नाता नहीं होता, ये अपने स्टेट के लिए है। जैसे कि उस स्टेट की पुलिस, उस स्टेट का व्यापार, कॉमर्स, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की सिंचाई व्यवस्था कैसी है, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, ये सब पॉलिसीज़ वहाँ की खुद की स्टेट बना सकती है। अब देखिए, क्योंकि स्टेट में डाइवर्सिटी होती है ना, केंद्र को नहीं पता कि उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है और ना ही वो इतना अच्छे से पता कर सकते, इसलिए उन्होंने स्टेट को पावर दे दिया कि तुम्हारा घर है, अपने आप देखो किस तरीके से आप इसको ढंग से चला सकते हो, बस हमें दोष मत देना, अच्छे से चलाओ। तुम्हें राइट भी दे दिए हमने, अधिकार भी दे दिए, पैसा कमाने का तरीका भी दे दिया, बस अपने स्टेट को अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें मेनली, तो वहाँ पे एक चीज़ रही गई, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो स्टेट लिस्ट है इसमें आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ये है आपकी 61 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे थिएटर हो गया है, ठीक है, थिएटर के अलावा फॉरेस्ट वगैरह हो गया है, और मछली पालन वगैरह, ये सब भी आपकी स्टेट के अंदर ही आएगा। थर्ड है आपका समवर्ती सूची, इसको क्या बोला जाएगा, समवर्ती सूची या फिर संयुक्त सूची और कंकरेंट लिस्ट। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कोई भी इस पर डिसीजन जब मेकिंग होगी तो राज्य और केंद्र दोनों को ही इसमें सहभागिता देनी पड़ेगी, दोनों को ही सहमति देनी पड़ेगी। अगर इन दोनों के डिसीजन से ही, इन दोनों की सहमति से ही इस पर कोई रूल
बन सकता है। सिर्फ राज्य इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ केंद्र इसके ऊपर लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन दोनों को ही साथ में रूल बनाने का अधिकार है। ठीक है। समवर्ती सूची इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स सच एज एजुकेशन। ये आपसे जो एजुकेशन है ये तो बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। तो एजुकेशन आता है आपकी समवर्ती सूची में। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वो आपका वन विभाग वाला थोड़ा सा अलग था। ठीक है। ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है, यानी बच्चे गोद लेना वगैरह, उत्तराधिकार सक्सेशन जो है, उत्तराधिकार का राइट्स, ये सारा आपका इसी लिस्ट में आता है समवर्ती में। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उस पर सिर्फ राज्य या फिर सिर्फ केंद्र सरकार डिसीजन नहीं लेंगे, दोनों को मिलकर उसके ऊपर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कॉमन चीज़ें हैं दोनों ही में ही। तो इसके अंदर अगर टोटल सब्जेक्ट्स बोले जाएँ तो 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मजदूर संघ भी है, आपराधिक कानून भी है, न्यूज़पेपर्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी, श्रम कल्याण, ठीक है, ये सब इसके अंदर शामिल हैं और सब्जेक्ट्स भी। फिर आपका सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान बनने के बाद सब्जेक्ट्स शामिल हुए हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं ना जो कि बाद में आए हैं, उनको हम उस वक्त डिवाइड नहीं कर पाए, तो हमने उनको बाद में डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इनको हम बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स आपके शामिल कहाँ होंगे? ये आपके पास चले जाएंगे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, यानी ये आपकी संघ सूची में शामिल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट दीज, ठीक है, सब्जेक्ट्स। तो ये वाली चीज़ें अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, जो बाद में सब्जेक्ट्स आए हैं, वो सारे अपने आप ही संघ के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको लिस्ट वाला ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी फेडरलिज्म यानी संघीय जो व्यवस्था है हमारे देश की, वो किस तरीके से काम करती है या फिर किस तरीके से चलती है। इसको समझने के लिए हमें कुछ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1947 और उससे कुछ टाइम पहले के भारत की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, मतलब जैसे आज के टाइम का जो हमारा भारत है, कुछ ऐसा वो नहीं था, वो थोड़ा सा अलग था। 1947 उससे आसपास का जो भारत है, मैं उसका थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर नहीं है ये। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो नाम थे वो पहले अलग थे। जैसे कि ये वाला जो एरिया है उसको आप मैसूर कह सकते हो, ये वाला एरिया मद्रास, ठीक है, इधर हैदराबाद, इधर गुजरात, ठीक है, और इसको बोला जाता था इस एरिया को राजपुताना। ठीक है, ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला एरिया था पश्चिमी पाकिस्तान। और इसके ऊपर यहाँ पर कश्मीर है ना, ये वाला आपका पंजाब प्रांत, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पर मैं आपको नेम बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बीच वाला जो एरिया है ये आपका मध्य है, ठीक है, और इसके नीचे वाला थोड़ा सा मध्य प्रांत, ये वाला एरिया। यहाँ पर ओडिशा था उस वक्त, इधर बिहार, ठीक है, इधर नेपाल ऊपर, इधर तो तिब्बत है ना, इधर की तरफ है आपका अफगानिस्तान और इधर है आपका ईरान। ये है आपका अरब सागर, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था आपका थोड़ा सा मैसूर के आसपास वाला, ये वाला ये गोवा है, और उस वक्त यहाँ पर कौन थे? पुर्तगाल, ठीक है, इनके कंट्रोल में था। तो ये जो देखेंगे आप कि इस तरीके से हमारा देश दिखता था कुछ 1947 के आसपास। तो ये इस तरीके से नहीं दिखता था जिस तरीके से आज हमारा देश दिखता है। आज अगर हमारे कंट्री की हम बात करें तो थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग नेम है। तो हमारी कंट्री में क्या किए गए, नाम जो है वो अलग अलग तरीके से रखे गए हैं। तो भाषा पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं हमारे देश की, मैं भगवान जी माफ़ करना, भारत माता ठीक है, ये थोड़ा सा अलग बन गया है। तो यहाँ पर आपका आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये गुजरात है, और फिर इधर पूरा एरिया आपका कुछ अलग है। ठीक है, इधर ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ ये केरल है, ऊपर ये कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश है ना, इधर ऊपर महाराष्ट्र है, इधर गोवा है। तो आप देखेंगे कि अब जो नाम है आपके वो पहले के कंपैरिजन में
अलग है। मेरा ये बनाने का तरीका पता नहीं सही था या नहीं था, पर मैं आपको ये बताना चाहती थी कि 1947 का जो आपका भारत था वो आज 2023 के भारत से बिल्कुल अलग था। ठीक है, आज 2023 में आते आते क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, इस बीच में हमने इस पूरे पीरियड में एक चीज़ तय करी है, वो है आपकी स्टार्ट हुई थी जो, वो हुई थी आपकी लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे से, या फिर कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो भाषाई जो राज्य हैं उनके बनने से। पहले जो राज्य थे उन सबकी भाषा अलग अलग थी, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग तौर तरीका था, लेकिन सब फिर भी एक साथ रह रहे थे। लेकिन जब 1947 के बाद लोग साथ में रहने लगे, उनको राइट्स मिले, तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी जो भाषा है वो अलग अलग है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, उनमें विवाद देखने को मिले। तो भाषा के आधार पर फिर कह सकते हैं हम कि राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, यानी भाषा के आधार पर राज्य बंटने शुरू हुए। अब गवर्नमेंट को ये लगा था, पूरी की पूरी कमेटी बैठाई गई, सब चीज़ें हुई, और ये लगने लगा कि अभी तो देश हमारा बनके तैयार हो, और अभी से भाषा के हिसाब से अगर डिवाइड होने लगे तो हमारा देश तो फिर से टूट जाएगा। लेकिन फिर उनको ये लगा कि नहीं, हो सकता है कि भाषा के आधार पर जब सबको अलग अलग सेटल कर दिया जाए तो सब बिल्कुल वहीं पर ही खुश रहेंगे जहाँ पर वो हैं। तो भाषा के आधार पर जो है वो डिवीज़न स्टार्ट हुआ। पुराने जो प्रांत थे वो चले गए, नए प्रांत आ गए, कुछ नाम बदले गए, कुछ बाउंड्रीज चेंज हुई, क्षेत्र चेंज हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। इसके साथ साथ सीमाएं बदलती गई, चीज़ें बदलती गई। 1950s का जो टाइम है वो पूरा इसी चीज़ को आगे लेकर रहा कि कौन सी जो सीमाएं हैं वो बदलेंगी। जैसे कि आपने देखा है कि पहले ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब कहाँ कहाँ पड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे अलग हो गए। इसके अलावा महाराष्ट्र हुआ, गुजरात, राजस्थान, ये भी अलग अलग देखने को मिले। यूपी वाला जो एरिया है वहाँ से भी कुछ, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। ठीक है, अब भाषा के आधार पर ये चीज़ शुरू हुई, और उसके बाद फिर आगे बढ़ चली किस चीज़ को लेकर, संस्कृति के आधार पर। अब जब भाषा के आधार पर डिवीजन शुरू हुआ तो फिर संस्कृति के आधार पर एक जैसा भूगोल है हमारा, एक जैसी संस्कृति है, और एक जैसे हमारा क्या है, एथनिसिटी है, यानी हमारी जातीयता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी डिवीजन स्टार्ट होने लगा, और इस चीज़ का सम्मान करते हुए, इस चीज़ का आदर करते हुए हमारे देश ने, हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ऐसे कुछ ही जिनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता एक जैसी थी, जैसे कि हमारे देश में कुछ हैं जगह, जैसे कि हमारा नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब बनने लगे। ठीक है, इनका आधार आया, और संस्कृति के आधार पर ये राज्य अलग हो गए। तो इस तरीके से लैंग्वेज पॉलिसी चली। लैंग्वेज पॉलिसी तो चली थी, पर उससे पहले ये भाषाई राज्य आए थे। धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो डिवीज़न था ये चलता रहा, और लोग सेटल होते चले गए। कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वक्त के साथ साथ ये नए राज्य आए, नया उनका स्टेट का गवर्नमेंट बनी, नए उनके रूल्स बने, नए उनकी अलग अलग से चीज़ें हुई, तो उन्होंने अपने आप को खुद को फिर सेटल वहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा के आधार पर नीतियाँ बननी शुरू हुई। जैसे कि अगर मैं बोलने लगूँ कि जो हिंदी है वो पूरे ही देश पर लागू कर दी जाए, चाहे वो साउथ का एरिया हो, चाहे वो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, हर जगह पर हिंदी जो है सिर्फ बोली जाएगी, या फिर हर जगह पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, तो सब लोग क्या करेंगे, एकदम से आंदोलन उठा लेंगे कि ऐसा क्यों भाई, हमारी तो ये भाषा ही नहीं है तो हम इसको क्यों फॉलो करें। तो यही चीज़ है, भाषा नीति जो है वो संविधान में क्या हुआ था, किसी एक भाषा को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। क्या कि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा तो हो सकती है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा ऐसी कोई एक नहीं होगी। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा हमने किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया था। हिंदी जो थी उस वक्त पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो राजभाषा की तरह से काम करती थी। ठीक है, ये हमारा मतलब मेन तरीका है काम करने का। तो हिंदी क्योंकि उस 40% लोग बोलते हैं, 40% लोग ही सिर्फ ये मदर टंग है, इसलिए ये जो लैंग्वेज है इसको पूरे तरीके से लागू नहीं किया जा सका। संविधान में बात करें तो हिंदी को जो है वो अलग और भाषाओं की तरह ही हमने क्या किया, अनुसूचित भाषा के अंदर डाला। यानी हमारी टोटल लैंग्वेज कितनी है आज के टाइम में, 22। तो हमारे पास 22 जो भाषाएं हैं उनको हमने स्केड्यूल किया हुआ है, उनको हमने शामिल किया हुआ है। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सेंटर में यानी सेंटर लेवल पे अगर कोई भी जो पोस्ट है, कोई भी पद है, उस पर जो उम्मीदवार है वो किसी भी भाषा में
क्या कर सकता है, एग्ज़ाम अपना दे सकता है, परीक्षा दे सकता है। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम के लिए उसने उस भाषा को मेंशन कर रखा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने बोला तो है ही नहीं कि मुझे उस भाषा में एग्ज़ाम देना है और फिर उस भाषा में एग्ज़ाम दे के आ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा को आप पूरे देश के ऊपर थोप सकते थे। ये सब चीज़ें आपको पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ी थी उस वक्त। अब क्या हो, तो स्टार्टिंग में 1965 की अगर बात करें, अगर हम लैंग्वेज पॉलिसी को लेके बात करें तो श्रीलंका का एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छा है। श्रीलंका में जो लैंग्वेज है, सिंगली भाषा जो है, उसको ही हर जगह पर लाद दिया गया था। तो जो तमिल्स थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। ऐसे ही अगर हम इंडिया में बात करें तो 1965 में, क्योंकि संविधान के अनुसार जो सरकारी कामकाज की भाषा थी उसमें इंग्लिश का यूज़ हो रहा था, तो 1965 में इसको इंग्लिश को बंद हो जाना चाहिए था कामकाज की भाषा के रूप में। लेकिन अगर ये बंद हो जाती तो जो हिंदी भाषी देश नहीं, प्रदेश नहीं है, राज्य नहीं है, वो कैसे काम करते। सपोज साउथ में अगर आप चले जाओ या फिर किसी और भी स्टेट में जहाँ पर हिंदी भाषा में नहीं है, वहाँ पर इंग्लिश ही लोग थोड़ी बहुत जानते हैं, तो अगर इंग्लिश को ही बंद कर दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस हिसाब से फिर क्या हुआ, हिंदी जहाँ पर जो बोल सकते हैं वो हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में, नहीं तो आपकी जो मदर टंग है या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें चीज़ें हो सकती हैं। अभी आप EMRS का जो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो EMRS के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ है ना कि एक रीजनल लैंग्वेज है आपकी, एक आपकी हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, इनको आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आपका कुछ हो पाएगा, है ना। ये चीज़ आपको क्लियरली बोल दी है। तो भाषा की जो पॉलिसी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स हो सकती थी अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छे से डिसीजन नहीं लेती, ठीक है ना। तो हिंदी भाषी जो प्रदेश है वहाँ पर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप हिंदी भाषा बोलेंगे, आप वहाँ पर इंग्लिश का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो डिमांड है भाषा को लेकर, ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उस वक्त देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर बोला जा रहा था कि जो हिंदी है उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी आपका जो राजकीय काम है, जो आपके राज्य के काम है, उनमें यूज़ करने की अनुमति दे दी जाए। तो इस विवाद को फिर सॉल्व कर दिया गया कि अब ठीक है, आप इंग्लिश यूज़ करो, जिसको जैसे करना भी करो, बस मूवमेंट मत करो, यहाँ पे आंदोलन मत करो, ठीक है। तो इसका समाधान निकल गया, इंग्लिश भी यूज़ हो रही है, जिसको इंग्लिश यूज़ करनी है, अपनी मदर टंग या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करनी है तो वो भी कर लो, ठीक है। तो हम हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं, इस चीज़ वहाँ पर फाइनलाइज हुई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केंद्र जो है वो सिर्फ हिंदी में ही चीज़ें कर सकता है या फिर उसी को ही बोलेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की। तो यहाँ पर हमने चाहे विधायी संबंधों की बात की हो या फिर न्यायिक संबंधों की बात की हो या फिर कार्यपालिका, तो वो बिल्कुल अलग तरीके से इनको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो जो देश है वो ठीक से नहीं चल पाएगा। यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे गठबंधन की सरकार की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे गठबंधन की सरकार की। अगर जो गठबंधन की सरकार है, इसके आने से एक अलग ही कल्चर देखने को मिला, और ये कल्चर था आपका क्षेत्रीय जो पार्टी थी, क्षेत्रीय जो संगठन थे, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। कैसे? देखिए, पहले जो है केंद्र जो है वो अपना कह सकते हैं कि अपनी पावर का ज़्यादा यूज़ करता था, ठीक है। लेकिन राज्य जो है उस कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ को लेकर नकारा जाता था। लेकिन जब से ये वाली गवर्नमेंट आई, गठबंधन की सरकार, तब से जो क्षेत्रीय पार्टियां, इनका इम्पोर्टेंट रोल, मतलब इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इनकी हेल्प से ही गठबंधन सरकार बनती है। सपोज सरकार जो है उसको बहुमत ठीक से नहीं मिल पाया जितना चाहिए होता है, तो वो क्या करेगी, जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनको अपने साथ मिला लेती है, तो फिर उसका जो गठबंधन है वो बन जाता है और फिर सरकार क्या है बन जाती है, रूल करने लगती है। यहाँ पर इनका भी इम्पोर्टेंट रोल शामिल होने लगा। यहाँ पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिस डिसीजन की वजह से कहा गया था कि जो केंद्र है वो अपनी मनमानी तरीके से सरकार नहीं चला सकता, उसको राज्य की अनदेखी वो नहीं कर सकता, राज्य की जो इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म नहीं की जा सकती और ना ही उसको मनमाने तरीके से भंग किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं राज्य को के सपोर्ट में आया था सुप्रीम कोर्ट, और राज्य को के भी इक्वल पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अब, ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
यानी जो पावर है वो केंद्रीयकरण नहीं है, यहाँ पर विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है जब पावर एक ही हाथों में हो, ठीक है, सरकार की सारी पावर एक ही ऑर्गन के पास हो। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब है पावर का हमने अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है किसी एक ही, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ सेंटर के पास ही सारे राइट नहीं है, स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपने राइट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैसे सेंट्रलाइज किया है, कैसे डिसेंट्रलाइज किया है, यानी कैसे विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। पहली बात तो चुनाव, क्योंकि इसको संवैधानिक बना दिया गया है, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट करके जो पंचायती राज है उसको पूरे तरीके से संवैधानिक बना दिया गया है। तो चुनाव जो है वो नियमित तरीके से होंगे। देखिए पंचायती राज सरपंच पंच तो पहले भी थे, लेकिन उनका चुनाव कैसे होना है, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये कहीं पे मेंशन नहीं था। लेकिन जैसे 1992 में अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद से ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। सीटें रिजर्व कर दी गई हर कैटेगरी के लिए, कि यहाँ पे कि जो SC ST और जो अदर कैटेगरी थी उनके लिए, और स्पेशली यहाँ पर बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 1/3 जो सीट है वो भरनी ही भरनी है, ठीक है। क्यों किया गया ये सब चीज़ इसलिए की गई क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है, भागीदारी जो है वो सभी की होनी चाहिए, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किस चीज़ के लिए, चुनाव कराने के लिए, कि इसका काम जो तुम्हारा होगा। राजस्व की बात करें तो ये है कि अभी लोकल गवर्नमेंट तो आ गई है, लेकिन आने से बात नहीं बनती ना, उनको पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे के वो कैसे काम करेगा। तो आप जैसे देखोगे, जैसे स्टेट के पास पावर होती है ना कि वो अपने तरीके से टैक्स वसूल करके, टैक्स लगा के चीज़ों के ऊपर और फिर अपने स्टेट में लगा सकता है, ऐसे ही स्टेट को पावर दी गई कि वो लोकल गवर्नमेंट की हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए और सुनिश्चित करेगा कि कितने कहाँ पे उसको कितनी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, ये उसको बोला गया। अब हम बात करें पंचायती राज की, तो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और पंचायती राज ये लाया गया था जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में इसको ऐड जगह मिली थी, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, ये होती है प्रत्येक गाँव में, ठीक है, हर एक गाँव में होती है ये, और इसके सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़े से टर्म है, समझने की ज़रूरत है। तो अध्यक्ष जो है उसको ही सरपंच कहा जाता है, और ये जो सदस्य हैं ये अलग अलग वार्डों से जो चुने जाते हैं और इनको ही पंच कहा जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव कौन करता है, सरपंच का चुनाव यहाँ पर करते हैं वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया, इसकी मतदान होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, मतदान के थ्रू इसका चुनाव होता है सरपंच का। अब आते हैं ग्राम सभा पर। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा की देख रेख में ही पंचायतों का काम चलता है, ठीक है। यानी ये जो पंचायत है इसका काम जो है वो देखेगा कौन, ग्राम सभा, ठीक है। इसी की देख रेख में ही पंचायतें अपना ठीक तरीके से काम कर सकती हैं। ग्राम सभा को हम, और एक चीज़ और है कि इसमें 2 से 3 बार ईयरली, यानी साल में 2 से 3 इसकी बैठक होनी ज़रूरी है, जिसमें क्या चीज़ डिसाइड होती है कि जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत जो है, यानी ये जो है ग्राम पंचायत, इसका बजट कैसे रेडी होगा, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, इसके अलावा इसकी पूरी समीक्षा करने के लिए सिस्टम में क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, ग्राम सभा सारा काम करती है। पंचायतों के लिए बजट देखना, इसके अलावा उसकी समीक्षा करना, उसके कार्यों की समीक्षा करना, ठीक है। पंचायत समिति अगर हम बात करें तो पंचायत समिति को यहाँ पर मंडल भी हम कह सकते हैं, और ये किससे मिलकर बनती है, कई सारी ग्राम पंचायतों से, ठीक है, कई ग्राम पंचायतों से मिलकर ये बनती है। और इसके अलावा इसके जो मेंबर्स होते हैं, पंचायत समिति जिसको मंडल भी कह सकते हैं, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है। और इसके सदस्य का चुनाव कैसे होता है, इलाके के सभी पंचायत सदस्य, ठीक है, इलाके के सभी पंचायत सदस्य। अगली बात करते हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद की अगर हम बात करें तो जिले की सारी पंचायत समिति को मिलाकर ये जिला परिषद बनती है। किसको मिलाकर, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनेगा, जिला परिषद, ठीक है, इसका गठन होता है। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है बच्चे स्किप कर देते हैं। विधानसभा के होते हैं सांसद और विधानसभा के होते हैं विधायक, ठीक है। तो यहाँ से इस एरिया में ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ के जो सांसद हैं और जो विधायक हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, 74th संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। और ये जो था ये हुआ था नगर पालिका
ठीक है, और नगर निगम को लेकर, ये दोनों ही जो यूनिट हैं ये इन दोनों को ही हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर रखते हैं, यानी ये शहरी रूप से कार्य करती हैं। वो दोनों पंचायती राज जो वो ग्रामीण रूप से कार्य करता है, और अर्बन जो है मतलब ये नगर पालिका और नगर निगम जो है वो शहरी रूप से काम करते हैं। नगर पालिका जो है वो शहरों के लिए है, और नगर निगम जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी आप यार कह सकते हैं कि बड़े शहरों के लिए है, ठीक है। और इन पे भी बड़ी पॉलिटिक्स होती है अभी। तो ये नगर पालिका जो है और नगर निगम, इनके भी अपने अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेयर कहते हैं, और इनका भी इस तरीके से ही चुनाव होता है, ठीक है। तो इसमें भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और ये भी पूरी तरीके से पॉलिसीज़ बनाते हैं। मेंबर्स होता है, इनका भी अपना अलग अलग काम होता है पूरी की पूरी पॉलिसी मेकिंग का, और एंड तक सारे डिसीजन लेने। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, और सारी की सारी प्लेलिस्ट भी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।